जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। दोस्तों, इस वीडियो में आज 32 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि एनटीपीसी के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो आप चाहो तो पेन कॉपी लेकर नोट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी 2-3 बार देख सकते हैं या आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके आप याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, इसके साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है स्पर्मोलॉजी, पोमोलॉजी, पेडोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्मोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। अब बात किया जाए अगर पोमोलॉजी की, तो पोमोलॉजी जो है फूलों का अध्ययन कहलाता है, यानी पुष्पों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगर बात कर लीजिए पेडोलॉजी की, तो पेडोलॉजी होती है मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी कहलाती है। अगर बात कर लीजिए माइकोलॉजी की, तो माइकोलॉजी यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी। तो ये माइकोलॉजी, कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी होगा। ठीक, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 नंबर कह रहा है कि नींबू में डाई रोग किसकी कमी से होता है? नींबू में डाई बैक रोग, नींबू में डाई बैक रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन आपके सामने है जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। तो ये रोग जो होता है कॉपर की कमी से होता है नींबू में, डाई बैक रोग। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर इसमें जिंक की बात की जाए तो धान में जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। तो ये भी एक आपको याद करने वाला चीज़ है, खैरा रोग। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वरुणा योजना का संबंध किससे है? वरुणा योजना का संबंध किससे है? वरुणा योजना का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, चिकित्सा से, कृत्रिम वर्षा से, जल प्रबंधन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम वर्षा से। वरुणा योजना का संबंध कृत्रिम वर्षा से है, मतलब जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पे प्राकृतिक रूप से बारिश ना हो तो वहाँ पर कृत्रिम रूप से भी बारिश कराया जा सकता है। ठीक, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो इसका ऑप्शन दिया है कोयम्बटूर, शिमला, कानपुर, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर है। अगर बात कर लिया जाए शिमला की, तो ये जो आप ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये यहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र है। क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र है। आलू, जिसको आप पोटैटो भी बोलते हैं, तो आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और थायोफाइटा। तो वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ जो है आपका, ये है थैलोफाइटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। इसी क्रम में आगे बात करते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना ऑप्शन दिया है 12 जुलाई 1984। देखिए 12 जुलाई एक डेट फिक्स हो गया, तो 12 जुलाई चेंज नहीं होगा, 12 जुलाई सब में दिया हुआ है। ठीक, तो 12 जुलाई 79, 82, 84 कुछ भी दे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 12 जुलाई 1982 जो होगा आपका नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982। तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी में दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर है 12 जुलाई 1982। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है कि अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? अल्फांसो एवं आम्रपाली। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो अल्फांसो जो है आम की प्रजाति है। आप लोग पढ़े भी होंगे और कुछ लोग जानते भी होंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आम की प्रजाति है अल्फांसो और आम्रपाली। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है?
अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? शहर का नाम दिए है आपके सामने, अमृतसर, नागपुर, नासिक, मुंबई। तो अंगूर का बगीचा आपको इसको कहा जाता है नासिक को, अंगूर का बगीचा नासिक को कहा जाता है। ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंगूर का बगीचा नासिक को कहा जाता है। और संतरा की बात किया जाता है तो संतरा के नागपुर, नागपुर संतरे के लिए फेमस है, तो ये हो जाता है संतरा के लिए नागपुर, यहाँ पे लिख देते हैं संतरा। तो ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? बकरी के किस नस्ल को, बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? जमुनापरी, एंग्लो नुबियन, सानेन, बर्बरी। देखिए ये सारे बकरी के प्रजाति हैं, आपसे ऑप्शंस दे करके पूछा जा सकता है इनमें से कौन भिन्न है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको रीजनिंग में पकड़ने को मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दूध की रानी, तो दूध की रानी आपको कहा जाता है सानेन को। किस बकरी को कहा जाता है? तो सानेन को कहा जाता है दूध की रानी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार आपके ऑप्शंस दिए हुए सामने, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किसान आए हैं और सबसे ज़्यादा अन्न भी उगाया जाता है पंजाब में, तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन हो रहा है। आगे इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ऑप्शन दिया है, ए बरेली, बी कानपुर, सी मखदूम और डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मखदूम। अगर बात कर ले जाए कानपुर की, तो कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है। क्या है? कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है। दलहन कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है। दलहन मतलब दाल का, ठीक। अगर बात कर लिया जाए यहाँ पे बरेली में, तो बरेली में क्या है? तो बरेली में चारागाह है, चारा अनुसंधान केंद्र। तो ये आपका राइट आंसर, आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मखदूम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मुर्गी के प्रोटीन में, मुर्गी के अंडे में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? मुर्गे के अंडे में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? कितना %? मुर्गे के अंडे में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? 5%, 10%, 12%, 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12%। मुर्गे के अंडे में यानी मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस डोमेस्टिकस, कि बुबेलिस, कि बास इंडिकस, कि कैपरा हिरकस। चारों ऑप्शन बता दिए, तो इसका राइट आंसर हम बताते हैं आपको, कैपरा हिरकस इसका राइट आंसर है। 13 का डी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैपरा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है। अब आगे बात करते हैं पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है, ठीक। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, ठीक। अगर बात किया जाए चींटियों का अध्ययन, तो ये होता है एंटोमोलॉजी, चींटियों का अध्ययन, ठीक। और टेक्सोनोमी, खगोल विज्ञान का अध्ययन टेक्सोनोमी कहलाता है, ठीक। इसी क्रम में आगे हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ते रहते हैं। इक्योथोलॉजी के बारे में भी बताएंगे हम। चलिए नेक्स्ट है कि में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है? आम में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है? किस चीज़ की कमी से होता है? तो देखिए जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है, और इसमें आपको बताना है कि आम में लिटिल लीफ रोग किस कारण के कारण होता है, मतलब पत्ती छोटा होना। तो इसमें भी ऑप्शन आपका जो है ए नंबर सही हो जाएगा। जिंक की कमी से ही आम में लिटिल लीफ रोग होता है, ठीक। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 16 नंबर, कह रहा है कि फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया है? देखिए फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया है, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1985।
फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985 को लागू किया गया है। 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी तो उसी समय पर लागू हुआ है और 1985 में दल बदल कानून बनता है राजीव गांधी की सरकार में, 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक, नेक्स्ट है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून, बेंगलुरु, कोलकाता, भोपाल। तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि भारत को बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है, बगीचों का शहर सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, और इसमें बगीचों का शहर कहा जाता है। तो बागवानी अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे है। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। अब बात की जाए देहरादून में, तो देहरादून में क्या है? तो देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र है। देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र है। भोपाल में ई वेस्ट क्लिनिक खुला है, पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में खुला है, और पहला तूफान रिसर्च सेंटर भी खुला है भोपाल में। तो इस प्रकार से आपको सब बता दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और कोलकाता में पानी में चलने वाली मेट्रो बन रही है कोलकाता में, और सबसे पहला मेट्रो कोलकाता में ही बना था 1984 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है बरेली में, कानपुर में, लखनऊ में, कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि हिरण के मांस को क्या कहा जाता है? हिरण के मांस को क्या कहा जाता है? तो हिरण के मांस को बेनिसन कहा जाता है। बेनिसन, हिरण के मांस को बेनिसन कहा जाता है। हिरण के मांस को बेनिसन कहा जाता है। और बकरी के मांस को मीट कहा जाता है। बकरी, खसी, बकरा के मांस को मीट, मटन कहा जाता है। अब देखिए पोर्क जो है, सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। और बीफ जो है, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। गाय के मांस को क्या कहा जाता है? तो गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। इस प्रकार से सब ऑप्शन के बारे में बता दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं? तो सर्वाधिक भेड़ वहीं पे पाले जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा ठंडी भी पड़ेगी, क्योंकि ऊन का जरूरत ज़्यादा पड़ता है। तो देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करते हैं कि रेशम उत्पादन में कौन 1 नंबर पे है? तो ये चीन हो जाएगा। रेशम उत्पादन में चीन 1 नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से, कि उर्वरक उत्पादन से, कि मछली उत्पादन से, कि सब्जी उत्पादन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। तो 21 का बी नंबर हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। बात करेंगे रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से, कि आलू से, कि मांस से, कि उर्वरक से? तो देखिए उर्वरक का तो बता ही दिए, भूरी क्रांति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत, अंडा उत्पादन को कहते हैं रजत क्रांति। ठीक, तो 22 का ए नंबर हो गया। मांस उत्पादन को लाल क्रांति कहा जाता है। आलू उत्पादन को गोल क्रांति कहा जाता है। तो आप लिखते चले जाइए, बात ध्यान से सुनिए, सब इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है। नेक्स्ट है रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अभी बताए थे, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, आलू उत्पादन से गोल क्रांति, और मांस उत्पादन से लाल क्रांति, और उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति। ठीक, सबके बारे में हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो देखिए भैंस अनुसंधान केंद्र की बात कर रहा है, न कि डेयरी अनुसंधान केंद्र। अगर डेयरी अनुसंधान केंद्र कहता तो करनाल हो जाता है, लेकिन भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो भी केंद्रीय का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये हो जाएगा हिसार, हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार में हो गया, और डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, हरियाणा में हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे है? ये आपसे पूछा गया है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में, यानी लखनऊ में आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी नंबर, 24 का सी नंबर। आगे बढ़ते हैं।
जमुनापुरी किसकी एक प्रजाति है? अभी ऑप्शन में बताया था कि ये सब पूछा जाएगा, जो खुद क्वेश्चन आ गया। तो जमुनापुरी एक बकरी की प्रजाति है, किसकी है? तो जमुनापुरी एक बकरी की प्रजाति है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये मुर्री जो है, मुर्री भैंस की प्रजाति है, ये मुर्री भैंस की प्रजाति है, किसकी है? भैंस की मुर्री। और बकरी की पूछा जाता है, इसमें जमुनापुरी किसकी है? तो जमुनापुरी बकरी का है, ठीक। ये मुर्री भैंस का है। गाय के बारे में जानते होंगे, जर्सी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब होता है। नेक्स्ट है मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मछली पालन को पिसीकल्चर बोलते हैं, लेकिन मछलियों का अध्ययन को इकोथोलॉजी कहते हैं, इकीथोलॉजी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, आपका 26 का ए नंबर। इसी क्रम में कह रहा है फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी होता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? जफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? तो ये भैंस का है। जफराबादी एक भैंस की प्रजाति है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो सुअर का मांस अभी ऑप्शन में बताया था आपको कि पोर्क कहा जाता है। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सुअर के मांस को पोर्क, और बकरी के मांस को मटन, बकरी के मांस को मटन, और बीफ गाय के मांस को कहते हैं, और बेनिसन हिरण के मांस को कहते हैं। किसको? तो बेनिसन हिरण के मांस को कहते हैं। नेक्स्ट, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है। तो इकिनोथोलॉजी अभी बताया था कि मछलियों का अध्ययन इकिनोथोलॉजी होता है, ये मछली का हो गया। अब देखिए, ये सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन, सिस्मोलॉजी भूकंप का। अब बचा है दो थे आपके पास, तो दो थे में से कौन सा सही होगा ये बताना है। तो एरियोनोलॉजी होगा या कैरोनोलॉजी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरियोनोलॉजी। तो मकड़ियों का अध्ययन एरियोनोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? कृत्रिम गर्भधान करने के लिए जो सिम कार्ड डालते हैं गाय भैंस को डॉक्टर, वो अपने पास जो रखते हैं वो डब्बा रखते हैं। उस डब्बा में किस चीज़ में उसको रखते हैं वीर्य को उसके? तो इसका रखते हैं द्रव नाइट्रोजन में। जब उसको खोलेंगे तो उसमें धुआं निकलता है, मतलब होता है द्रव, तो गैस में बदलने की कोशिश करता है, इसलिए धुआं दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। और तिलहन क्रांति का संबंध ये पीली क्रांति से है, ठीक। तिलहन क्रांति कहेगा तो पीली क्रांति से हो जाएगा। उर्वरक का भूरी क्रांति होता है, उर्वरक का भूरी क्रांति, और मसाला का नहीं जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? मतलब प्रकृति में ऐसा कोई जीव है जो किसान के लिए हमेशा हल चलाता है, उसमें से कौन सा है? उसमें से वृक्ष को कहेंगे कि पक्षी को कहेंगे कि भेड़ को कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो है किसान का मित्र होता है और प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, केचुआ। प्रकृति का हलवाहा केचुआ होता है। जय हिंद फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।